नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 4 सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो चलिए जानते हैं कि आज हम लोग क्या कवर करेंगे सर जी। आज हम लोग बात करेंगे समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, उसके बाद हम लोग बात करेंगे समानुपातिक न्याय की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव को समझने से पहले कुछ चीज अपन लोग समझते हैं। अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने जान लिया कि न्याय क्या होता है, व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस को प्रेम से जोड़ा गया है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है कि उसको प्रेम मिले, उसी प्रकार से हर समाज, हर सोसाइटी चाहती है कि वहां पर न्याय की स्थापना हो। और इसके बाद हम लोगों ने सुकरात के बारे में, प्लेटो के बारे में, इनके भी विचार जाने थे कि उन लोगों के विचार जो है न्याय पर क्या है, गलोइकोन ने जो है वो न्याय पर क्या कहा है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था, जस्टिस के बारे में। अब जस्टिस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने ये भी देखा था कि जो भारतीय प्राचीन सभ्यता है वो ये कहती है कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही कहीं ना कहीं न्याय है, और राजा अपने धर्म का पालन करे और कोई भी अगर अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसको दंडित करे, वो न्याय कहलाएगा। चीन में कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि गलत को दंड देकर करके और सही को पुरस्कार देकर करके न्याय की स्थापना हो सकती है। तो प्राचीन समय से ही जो न्याय का कॉन्सेप्ट है वो चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आज आधुनिक दुनिया में ही हमें न्याय या जस्टिस जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, परंतु हर देश की सभ्यता में अपने अपने हिसाब से न्याय को परिभाषित करा गया है। अब जब इस न्याय को, इस बात को सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि सब न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इसी जस्टिस को लेकर करके कुछ सिद्धांत दिए गए। ठीक है, कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, किस आधार पर हम कहें कि न्याय है या नहीं है, तो उसको लेकर के 3 सिद्धांत दिए गए। उन 3 सिद्धांतों में जो सबसे पहला सिद्धांत है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, बर्ताव का मतलब होता है व्यवहार। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव या व्यवहार। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर सब व्यक्ति एक जैसे हैं तो उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, यही न्याय है। अगर सारे व्यक्ति एक जैसे हैं और किसी के साथ विशेष व्यवहार करा जाए और किसी के साथ वैसा व्यवहार ना करा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। परंतु ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बोला गया समान लोग, सब एक जैसे लोग होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक पिछड़ापन उनमें नहीं होना चाहिए, वो समान रूप से समान लोग होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आप क्लास में सभी एक जैसे हैं, ठीक है, सब एक जैसे हैं, तो आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादा अच्छा, किसी के साथ ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर एक लाइन वहां पे लगी हुई है और उस लाइन में सभी लोग खड़े हैं तो खड़े रहिए, ये बिल्कुल समान है। परंतु वहां पर ही अगर मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग महिला आ जाती है या कोई गर्भवती महिला आ जाती है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि आप पहले जा सकते हैं। परंतु अगर सभी समान हैं, सभी यहाँ पे बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, सब ठीक है, हाँ तो खड़े रहो, जब नंबर आएगा तभी आगे जाना। तो समान लोगों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, समान लोगों के साथ एक जैसा जो व्यवहार है वो व्यवहार होना चाहिए। तो ये भी न्याय है कि एक जैसे लोग हैं तो उनके साथ व्यवहार कैसा हो, एक व्यवहार हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोस्ट पर एक पुरुष और एक महिला काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम पेमेंट होना चाहिए, सेम जो वेतन है वो देना चाहिए, तो वो समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव का एक उदाहरण आ जाता है। मतलब हम न्याय की जो पहला सिद्धांत या जो फर्स्ट थ्योरी दी गई है न्याय की या जस्टिस की, वो क्या दी गई है कि जब लोग एक जैसे हो तो उनके साथ व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए। उन सभी समान लोगों में किसी के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार और किसी के साथ बुरा व्यवहार ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, बस शर्त इतनी सी, जो लोग हैं वो समान होने चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि सारे विकलांग और सारे विकलांगों के पास व्हील चेयर पे बिठा रखा है, तो हाँ ये सब एक जैसे हैं तो इनके साथ एक जैसा व्यवहार हो जाएगा। पर किसी जो है भैया, जैसे मान लीजिए कोई एक विकलांग है और सबको तो आपने व्हील चेयर पे दोनों जो टायर लगे हुए वो बिल्कुल सही लगे हुए और एक के टायर आप तोड़ दो, नहीं नहीं तेरे टायर नहीं होंगे, अब दौड़ के दिखा दो उस पर व्हील चेयर को लेकर के वक्त, वो गलत बात है। अगर सब एक जैसे हैं तो उन सबके साथ बर्ताव, उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक जैसा समान जो व्यवहार है वो व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा अगर व्यक्ति सब सेम है तो व्यवहार भी वैसा ही होगा, और व्यक्ति अगर डिफरेंट होंगे तो उनके साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे।
तो पहले कॉन्सेप्ट में हमें ये बात समझ में आ गई कि न्याय क्या होगा, जब सब एक जैसे हैं तो उनके साथ व्यवहार, उनके साथ जो बर्ताव हो वो भी एक जैसा हो, वही क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, जस्टिस कहलाएगा। हम जस्टिस के सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जस्टिस हो सकता है, किस प्रकार से न्याय हो सकता है। अब दूसरा बात करें तो दूसरा आता है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय, समानुपातिक न्याय का मतलब क्या है, अनुपात में न्याय होगा। ठीक है, अनुपात का अंदर क्या होता है, रेशियो, हिस्सेदारी। ठीक है, हिस्सेदारी के हिसाब से आप न्याय तय करोगे। अब इसमें हिस्सेदारी क्या है, देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, आज आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई 5 दोस्त है, ठीक है, ये 5 फ्रेंड है और ये पांचों के पांचों फ्रेंड जो है मिलकर करके कोई बिजनेस या कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं। उस धंधे के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब जब पहले मान लो कोई 4 दोस्त थे, वो मिले और उन्होंने बोला यार 1 लाख रुपए चाहिए, पर अपन तो अपने पास तो 50,000 ही है। तो फिर उनको देखा यार अपना वो वाला दोस्त भी है, उससे पूछते हैं। अब उस एक दोस्त के पास गए और उसको बोला यार अपन एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तू वो साथ देगा? बोला हाँ यार साथ दूंगा। पर बोले यार 50,000 रुपए की कमी है। बोले अच्छा चलो ठीक है 50,000 मैं दे देता हूँ। तो अब क्या है कि जहां पर 5 दोस्त, 1 2 3 4 5, तो अब उन 4 ने तो 50,000 में से बराबर दिया है, मतलब 12,500 एक ने दिए, 12,500 एक ने दिए, ये 25,000 हो गए। फिर 12,500 एक ने दिए, फिर 12,500 एक ने दिए, ये 25 चारों को मिलाकर के 50 हो गए। और उस अकेले ने कितने दिए, 50,000 दिए। और अब जो भी बिजनेस चलाया है उस बिजनेस में पांचों के पांचों बराबर की मेहनत कर रहे हैं। पांचों के पांचों 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी दुकान जो कुछ भी खोली उस पर बराबर की मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि कल को महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद प्रॉफिट होना शुरू हुआ और प्रॉफिट होते होते उनको लगा कि भैया अब हर महीने का जो प्रॉफिट आ रहा है वो मान लो 2 लाख रुपए आ रहा है, 2 लाख रुपए आ रहा है। पर अब अगर हमें ये पहला वाला सिद्धांत देखें तो उस हिसाब से ये है कि भाई सभी लोग समान हैं, सबने बराबर मेहनत करी है, तो सब में बराबर बंटना चाहिए। तो इसलिए क्या करो, इस 2 लाख को 5 में आप भाग दे दो, तो 40,000 पांचों में बढ़ जाए। 40,000 एक के, 40,000 दूसरे के 80,000, फिर तीसरे के 40,000 1,20,000, चौथे के 40,000 1,60,000 और पांचवें के भी 40,000 2 लाख हो जाएंगे। इस प्रकार से हो जाए तो ये क्या होगा, ये पहला वाला सिद्धांत है। परंतु जब अगर हम इसको 40,000 के हिसाब से बांटेंगे तो भैया फिर ये वाला जो फ्रेंड है जिसको मैं एक्स नाम देता हूं, ये वाला फ्रेंड पागल थोड़ी है। बोले यार जिस दिन तुम लोगों को पैसों की जरूरत थी, हाँ मतलब इसको पूरे बिजनेस को खड़ा करने के लिए जब जब खर्चा हुआ है आधा खर्चा मैंने दिया है। शुरुआत में 1 लाख रुपए चाहिए तो 50,000 मैंने दिए, फिर हर महीने जो खर्चा हो रहा था उसमें आधा मैं दे रहा हूं और आधा तुम चारों दे रहे हो। और आज जब हिस्सेदारी प्रॉफिट को बांटने की बात आ रही है तो अपन कह रहे हो कि बराबर है। ये तो अन्याय है ना। आज आप खुद सोचो कि आज आप 5 दोस्त हो और आपके 4 दोस्त मिलकर करके 20 रुपए दे रहे हो और आप 30 रुपए दे रहे हो अकेले, और कल को उस चीज से आपको फायदा हुआ और वो बोले लो अब फायदे को बराबर बांटेंगे, नहीं होगा ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल भाई छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आप 5 दोस्त हो, 200 रुपए आपके पास, आपने बोला पिज्जा खा करके आएंगे, 200 रुपए, तो अब उन चारों ने मिलकर के 100 रुपए दिए और आपने अकेले ने 100 रुपए दिए। अब वो बोले पिज्जा बराबर ही बांटेंगे। क्यों बांटेंगे भाई, मैंने 100 रुपए दिया, आधा पिज्जा मेरा और आधा में से तुम चारों खाओ, चलो 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 आधे में से तुम चारों खाओ, ऐसा करते हैं ना। तो मतलब अगर मैंने ज्यादा पैसा दिया तो मुझे प्रॉफिट भी तो ज्यादा मिलना चाहिए भैया। तो ये एक्स व्यक्ति क्या बोलेगा कि गलत बात, बराबर बांटना नहीं है। अगर तुम बराबर बांटोगे तो इसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसने लगाया भी तो ज्यादा पैसा है, इसने ज्यादा पैसा खर्च करा तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसमें अगर सही नियम देखे तो वो ये कहता है कि 2 लाख का आधा 50%, 1 लाख इसका हो और 1 लाख में से ये चारों लोग बांट ले। 25,000 एक को दे दे, 25,000 एक को दे दे, 25,000 एक को दे दे और 25,000 एक को दे दे, ऐसा हो जाए तो फिर ये क्या है, ये सच में न्याय है। और अगर आप कहोगे नहीं सब में 40-40 बांटो तब न्याय होगा इस फिलोसफी के अनुसार, तो भैया फिर तो इसके साथ अन्याय, बेचारों ने ज्यादा पैसा दिया, फिर तो आगे से कभी पैसा लगाएगा नहीं। बोला चलो लगाओ, बराबर ही लगाओ जब बराबर बांटना है। हाँ यहाँ पर ये जरूर हो सकता है कि जैसे इसने 50,000 रुपए शुरुआत में दिए तो 50,000 में से 12,500 तो उसको देना ही है क्योंकि पार्टनर है, बाकी पीछे रह जाते हैं 37,500। ये 37,500 रुपए क्या करे, ये चारों मिलकर के चुका दे उसको कि भाई देख अभी तू 37,500 एक्स्ट्रा दे रहा है, ये 37,500 हम चारों मिलकर के तुझे चुका देंगे। पर जिस दिन फिर प्रॉफिट होगा ना उस दिन वो क्या बराबर ही बटेगा,
वो उसमें क्या होगा, बराबर ही बटेगा, और जिससे कि अपन सब पांचों में बराबर प्रॉफिट रहे। या तो ऐसा हो जो खर्चा है एक बार आपने उधार ले लिया वो आप चुका दो, पर उसने लगाया ज्यादा पैसा है तो फिर जिस दिन प्रॉफिट आएगा उस दिन वो भी प्रॉफिट भी ज्यादा ही लेकर के जाएगा। तो समानुपातिक न्याय क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अगर ज्यादा प्रयास करता है, कोई व्यक्ति ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उसी के अनुसार क्या होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, या उसको उसी के अनुसार में पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं तो वो उस व्यक्ति के साथ क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। ये चीजें अभी हम आगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है तीसरा जो आता है वो आता है विशेष लोगों की विशेष जरूरतों का ध्यान। विशेष लोगों की विशेष जरूरतों का ध्यान या ख्याल कहा गया है उसको, ध्यान। अब एक सिद्धांत तो ये कहता है कि समान लोग, अगर सारे के सारे लोग बराबर है तो उनके एक साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। दूसरा ये कहता है समानुपातिक न्याय कि अगर किसी ने ज्यादा प्रयास लगाया है, ज्यादा मेहनत करे, तो उसको उस हिसाब से रिटर्न मिलना चाहिए। तीसरा वाला क्या कहता है कि विशेष लोगों की विशेष जरूरतों का ध्यान। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे हर जगह पे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ग, ऐसे तबके होते हैं जो पिछड़ चुके हैं, और जो पिछड़ चुके हैं वो विशेष हैं क्योंकि वो पीछे हैं, और उनके लिए हमें थोड़ी सी विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, विशेष ख्याल का जरूरत होता है, विशेष ध्यान की जरूरत होती है। उनका ध्यान रखना ही न्याय है, अगर नहीं रखोगे तो अन्याय हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज आप सभी बच्चे 14 साल के, 15 साल के होंगे आसपास में, और मान लीजिए कोई एक घर में बच्चा 2 साल का या 3 साल का बच्चा है। आज आपकी मम्मी उनका बहुत ध्यान रखती है 2-3 साल के बच्चे का, ठीक है। वो कहीं जाता तो उसके पीछे भागती भागती जाती है, ठीक है, उसको पकड़ती है, गोद में उठाती है, उसको लड़ाती है, ठीक है, उसको दूध गर्म कर करके दूध पिलाती है, उसको कुछ खाना खिलाना होता तो हाथ से खिलाती है, ठीक है, उसके कपड़े वपड़े खुद चेंज करती है, खुद नहलाती है, पूरा दिन उसका ध्यान रखती है। अब आप बोलो नहीं मम्मी अब मेरा तो कुछ भी नहीं करते हो, ऐसा वैसा ये वो, मैं भी तो भाग के जाता हूँ, मुझे पकड़ते ही नहीं हो मुझे तो सुबह पहले थप्पड़ दे करके स्कूल भेजते हो, मम्मी ऐसा तो नहीं होता है, ये तो अन्याय है हमारे साथ। अन्याय नहीं है, वो उस बच्चे को विशेष आवश्यकता की जरूरत है। वो छोटा है, वो इतना भी समझदार नहीं है, उसको नहीं पता कि यार मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो सीढ़ी आ रही है और सीढ़ी में मेरा पैर नहीं रखा जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, यहाँ पे दूध है, गर्म है, इससे बचना है। तो उस समय क्या है, माँ उसका विशेष ख्याल, विशेष ध्यान रखती है। तो अगर हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर कोई भी पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए विशेष सुविधाएं, विशेष ख्याल रखना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पर देखा होगा कि कहीं पर भी अगर लाइन लगती है तो लिखा जाता है साइड में वृद्धजनों के लिए, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए लाइन अलग लगाई जाती है, क्योंकि उनका थोड़ा सा जल्दी नंबर आ जाए। भाई वो शारीरिक रूप से उतनी ताकत नहीं है जितनी जवान में है यार, ठीक है। या जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की, नहीं साहब आप विकलांग हो, आप पहले ले लो। और कोई भी जैसा कहीं गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए ना। उसमें भी इतनी कैपेसिटी शारीरिक रूप से नहीं कि वो इतना देर खड़े हो सके, वो अच्छा नहीं, वो हमारी नैतिकता को भी नहीं दर्शाता कि कहीं पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है हम बैठे हैं, एक गर्भवती महिला खड़ी है हम बैठे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है हम बैठे हैं। ये अच्छे संस्कारों को भी नहीं, हमारी नैतिकता को भी नहीं दर्शाता। तो वहाँ वो विशेष लोग हैं तो उनको थोड़ा सा विशेष जो प्रावधान है वो मिलना चाहिए। उन विशेष लोगों को साथ अगर विशेष प्रावधान नहीं दिया जाएगा ना तो फिर क्या होगा, फिर वो अन्याय होगा। अब किसी भी देश में इस वाले कॉन्सेप्ट से सब लोग एग्री हो जाते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी सब लोग एग्री हो जाते हैं, हाँ भाई चलो इसने ज्यादा मेहनत करी तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए। पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला सबके मन में खलता है। बस सबको ऐसा लगता है अरे यार उनको क्यों विशेष, हम थोड़ी रोकते हैं इस जाति वालों को, हम पढ़ने से तो रोकते हैं, लड़कियों को हम पढ़ने से थोड़ी रोकते हैं, हाँ इनको ऐसा क्यों, इनको ऐसा क्यों। अरे भाई सब्र रखो, ठीक है। समाज, सोसाइटी हम सबसे मिलकर के बनता है, और अगर हम सबके कारण ही पिछड़ चुके हैं तो उनको आगे लाना अब सरकार की जिम्मेदारी है। तो न्याय स्थिति के अनुसार सिद्धांत देखा जाता है। अगर सभी समान लोग हैं, सभी एक जैसे लोग हैं, तो उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, तब न्याय है। परंतु कोई व्यक्ति अगर ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, ज्यादा प्रयास लगा रहा है, उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए, तब न्याय है। और तीसरा, जो लोग विशेष जरूरत है उनकी ध्यान रखा जाए, ये उस समय न्याय है। ओके, अगर समान लोगों में किसी के साथ विशेषाधिकार वाला प्रावधान होता है तो वो अन्याय हो जाएगा। यहाँ पर अगर किसी ज्यादा मेहनत करने वालों को भी आप बराबर दे देते हो तो वो अन्याय हो जाएगा, और यहाँ पे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो अन्याय हो जाएगा।
चलिए अब इन तीनों को एक एक को करके डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज इन दो पर अच्छे से फोकस करो। सबसे पहले समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का पहला पॉइंट। हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन ये निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। देखो अब आधुनिक समाज में, आज की अगर आप मॉडर्न सोसाइटी में सुनोगे ना, तो सब ये बात मानते हैं कि समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, समान महत्व, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस देनी जानी चाहिए। ये हर व्यक्ति मानता है। वो पुरुष भी मानता है जो शायद महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता है, पर वो भी मानता नहीं हाँ सब मीडिया के सामने सबको समानता होनी चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति इस चीज को मानता है कि हाँ समानता होनी चाहिए। आधुनिक दुनिया में हर व्यक्ति मान चुका है कि समानता का महत्व होना चाहिए, हर व्यक्ति को समान महत्व, सबको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। इस पर आम सहमति है, इस पर आम सहमति। लेकिन ये निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति का उसको प्राप्य कैसे दिया जाए। प्राप्य का मतलब क्या है कि वो क्या पाने का अधिकारी है, उसको क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए, ठीक है। कैसे तय करें कि इसको ये दिया जाए और ये ना दिया जाए, तो ये थोड़ा सा आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए, उनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। तो अब इसमें कई सिद्धांत दिए गए हैं और कई में से हम लोग सिर्फ 3 सिद्धांत पढ़ने हैं। तो उन 3 सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। मतलब जब सब एक जैसे हैं तो उन सब के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। सुनिए, देखिए अब हम मनुष्य हैं, ठीक है, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमें कुछ विशेषता है। जो मुझ में है वही आप में है। जैसे मेरा खून लाल है तो आपका भी लाल है, ठीक है। मेरे 2 पैर हैं, आपके भी 2 पैर हैं। मेरे 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं। मेरे 2 आंख हैं, आपके 2 आंख। हमारी कुछ चारित्रिक विशेषताएं जो है, हमारा चरित्र, हमारे कैरेक्टर, हमारी बॉडी, इसकी हमारी कुछ की सबकी जो है सेम विशेषता है। और इन सभी सेम विशेषताओं के अनुसार हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरतें भी सबकी सेम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीजें मनुष्य को सबको मिलनी ही चाहिए। तो माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वे समान अधिकार, जब सब में एक जैसी विशेषता है, सब में एक जैसी ही बात है, तो उन सबको अधिकार भी एक जैसा मिलना चाहिए। आज भैया पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ईश्वर की बनाई हुई रचना है, ठीक है। दोनों में सारी विशेषताएं सेम सेम है। फिर हम ये कहें कि नहीं साहब पुरुष वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है, पर महिला नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये गलत है। जब हम में विशेषताएं सब में सेम है, हाँ गोरे लोग कर सकते हैं, काले लोग नहीं करेंगे, या पढ़े लिखे लोग करेंगे, अनपढ़ नहीं करेंगे। अरे भाई मानव होने के नाते तो हम सब एक जैसे हैं ना, और जब एक जैसे हैं तो हमारे पास अधिकार भी सबके पास कैसे होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, बराबर के जो है अधिकार होने चाहिए, और समान बर्ताव के वो अधिकारी हैं। मतलब अधिकार भी बराबर मिले और हमारे साथ जो व्यवहार है वो भी क्या हो, समान बर्ताव वाला हो, सेम जो व्यवहार है वो व्यवहार होना चाहिए। अब हम कभी कभार किसी के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, आर्थिक स्थितियों के आधार पर भेदभाव करते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो वो बात गलत है। 100 नहीं 1000% गलत है बेटा, 1000% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते किसी व्यक्ति के पर सिर्फ इस आधार पर उसके साथ भेदभाव करा जाए कि नहीं साहब इसने एक विशेष परिवार में और विशेष जाति में, विशेष लिंग में, विशेष रंग में जन्म ले लिया, तो वो बात गलत है। तो जब हम विशेषता में सेम है तो हमारे पास सबके पास अधिकार एक जैसे होने चाहिए और सबको सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार में कभी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग देख करके व्यवहार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। अब देखिए आज जो जनतंत्र है, जनतंत्र का मतलब क्या होता है? जन मतलब लोग और लोगों की व्यवस्था लोकतंत्र। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र तीनों एक ही बात है। ये जितने भी आज आधुनिक लोकतांत्रिक देश है और जिसमें हम उदारवादी विचारधारा ज्यादा है, ठीक, उदार है कि हमें सबको अवसर बराबर मिलने चाहिए ऐसे, तो उदारवादी लोकतंत्रों ने कुछ महत्वपूर्ण अधिकार अपने नागरिकों को दिए हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, ठीक है। तो अब हमारे भारत का संविधान देता है ना जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, भारतीय संविधान वाली पूरी किताब आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19,
आपको बोलने की आज़ादी है, आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, आप जो काम धंधा करना चाहे आपको उसकी आज़ादी है, आपको सभा करने की आज़ादी है, आपको संगठन बनाने की आज़ादी है, बहुत सारी स्वतंत्रता आपको दी है। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, पर फिर बाद में इसको संवैधानिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। ऐसे नागरिक अधिकार दिए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार का मतलब होता है कि आपको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होगा, आप जितनी भी संपत्ति रखना चाहते हो रख सकते हो। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। देखो, अब वो सारे के सारे नागरिक अधिकार है और उन नागरिक अधिकारों में सामाजिक अधिकार भी है। सामाजिक अधिकार में क्या है कि समान अवसरों का उपभोग करने का, कि भाई आप सबको जो अवसर है वो सबको क्या दिए जाएंगे, बराबर दिए जाएंगे, क्योंकि हम सभी समाज में हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो हम लोगों से मिलकर के बन रही है और मनुष्य सब एक जैसा है, एक समान है, एक विशेषता है उन सबकी, तो उन सबको अवसर भी जो है वो मौके भी जो है वो बराबर के मिलने चाहिए। बराबर के मौके समान अवसर के उपभोग करने का दिया जाता है, तो उसका सामाजिक अधिकार हो गया। एक होता है मताधिकार। मताधिकार मतलब वोटिंग राइट। ये क्या है, राजनीतिक अधिकार है। राजनीति को प्रभावित करना, राज्य के काम को, राज्य के कार्य को, राज्य हमारे शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाला जो अधिकार है वो उसको राजनीतिक अधिकार कहते हैं। और वो कौन सा है, मताधिकार है, वोटिंग राइट है हमारा, वोटिंग राइट है। अब हमारा जो भारत में है मताधिकार, मताधिकार हमारा क्या कहता है कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, आर्थिक स्थिति के हो, उन सबको मतदान करने के छूट है, आजादी है। और सबका वोट, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत एक समान, मतलब जो भी वोट डालेगा उसका एक ही काउंट होगा, चाहे देश का बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वोट डाले और चाहे सबसे जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ समाज में व्यक्ति है, सबसे गरीब पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, वो वोट डाले तो भी एक काउंट होगा। तो इससे क्या स्थापित होती है, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो स्थापित होती है। आज बच्चों आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का संविधान वाली जो किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो किताब है, उस किताब को कितने बच्चों ने पूरा पढ़ लिया है। ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने आप की जय जयकार करवाने के लिए मत बताइएगा कि दूसरे बच्चे मुझे बोले अरे वाह दीदी आपने पूरा पढ़ लिया, अरे वाह भैया आपने पूरा पढ़ लिया, और भैया दीदी अंदर ही अंदर से सोच रहे मैं तो पहले चैप्टर का पहला लेक्चर आज ही देखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से आप बताना, ठीक है, कि हाँ सर मैंने जो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं वो पढ़ लिए हैं, सर मैंने जो आखिरी के 2 चैप्टर हैं वहां तक पहुंच गया हूँ, एक बाकी रह रहा है मेरा। जो भी आपका कंडीशन हो कि सर इतने चैप्टर हो गए, इस चैप्टर के इस लेक्चर पे मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, आप मुझे पूरा ईमानदारी से बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो किताब है, संविधान वाली किताब है, उसके बारे में बताइएगा। और अगर इनकेस कोई बच्चा ऐसा है जिसने भी संविधान वाली किताब खोली नहीं है और राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब पे लगा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब पे लगा हुआ है, तो उसमें बताना कि कौन कौन से हो गए, चैप्टर 1, 2, 3 हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और चैप्टर 4 से ही देखना शुरू करा है या क्या करा है। जो भी आपकी अभी तक क्लास 11th में पॉलिटी की कंडीशन है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आज मुझे बताइएगा। तो वोटिंग राइट 18+ से शुरुआत में 21 के अबोव दिया गया था। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। अब ये वाले जो अधिकार है, जैसे मताधिकार है, ये राज प्रक्रियाओं में, देश की जो शासन प्रक्रिया है, शासन उसमें भागीदार बनाते हैं, क्योंकि हम वोट डाल करके हम सरकार को बदल सकते हैं कि नहीं साहब ये सरकार काम सही नहीं करे तो हम दूसरी सरकार लेकर करके आएंगे। ये समानता को दर्शाया गया है। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। देखिए, अब समान अधिकार तो दे दिए, समान अधिकारों के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बर्ताव है या जो व्यवहार है वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोगों के साथ वर्ग के आधार पर, मतलब अमीर गरीब के आधार पर, किसी के साथ जाति के आधार पर, नस्ल रंग के आधार पर, लिंग महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ऐसी चीजें जो बच्चों हमें समाज द्वारा दी गई है, ठीक है भाई, जाति हो गया, ये सब समाज जनित है, हमने पढ़ा है, तो समाज जनित है, तो इनके आधार पर हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार किस आधार पर होना चाहिए, क्रम के आधार पर होना चाहिए, कि उसका काम क्या है, उसका काम कैसा है, उसकी जाति मत देखो, उसका रंग रूप मत देखो, उसका लिंग मत देखो भाई, महिला पुरुष क्या है, उसका वर्ग अमीर गरीब नहीं, उसके क्रम देखो भाई वो कैसा काम करता है, और उस क्रम के हिसाब से उसको भाई नहीं बहुत बढ़िया व्यक्ति, बहुत बढ़िया व्यक्ति, बहुत अच्छा है,
तो हम कभी भी किसी व्यक्ति के साथ किसी जाति विशेष से होने के कारण अच्छा व्यवहार करें या किसी जाति विशेष के होने के कारण खराब व्यवहार करें तो फिर गलत बात है। और मैं आपको एक बात 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं बच्चों, अगर हम कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने आप में बहुत अच्छे हो साहब, वाह वाह वाह, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम ये हैं वो नहीं, ऊपर है ना जो बैठा है ना ईश्वर, और आप मान करके चलिए कि उसने बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने सबको एक जैसा बनाया है, उसने सबको समान करा है। ये समाज की देन है कि किसी ने को ऊंचा और किसी को नीचा कर दिया, पर जिस दिन उसके दरबार में पहुंचेंगे ना तो एक एक का हिसाब हो जाएगा कि अच्छा भाई देख ली जाति, जाति देख करके करा था ना वो, आ जाओ अब आ जाओ इधर आ जाओ, यहां जाति नहीं चलती बेटा, ठीक है। तो एक भजन में कहा जाता है भगवान के कि भाई वहां पर ना रिश्वत चलती है ना धन दौलत चलती है, वहां पर तो जो कर्म आपने करे ना वो कर्म ही चलते हैं, ठीक है। तो ये जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं ना, बहुत गलत बात है, ये मानवता के लिए ही बहुत गलत बात है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं बच्चों, अगर आप दूसरों के साथ जो व्यवहार कर रहे हो ना, बस इतना सोच लो कि आप खुद के ऊपर अगर कोई करे तो आपको कैसा महसूस होगा। हमारा हमेशा मापदंड जो होता है ना खुद को मापने का कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, बस इतना सा सोचना है कि अगर जो व्यवहार या जो काम मैं कर रहा हूं, अगर वही काम कोई मेरे साथ कर दे तो कैसा होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, लेक्चर 1 में, कि आज आप किसी से 100 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के आ गए और आपने बिना बताए उसको जेब में डाल लिए, आप सोच रहे हो मैं पागल बना करके आ गया, मजा आ गया, 100 रुपए एक्स्ट्रा लूट करके। आप अब भी खुश हो रहे, पर आप ये सोचो कि अगर कोई आपसे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के चले जाए और आपको बिना बताए चले जाए, आपको कैसा महसूस होगा। तो इसलिए हमें हमेशा व्यवहार इस प्रकार से करना चाहिए जैसा व्यवहार हम लोगों से उम्मीद करते हैं। वो कहा जाता है ना, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो आप हमेशा व्यवहार ऐसा करो कि हाँ मेरे साथ अगर ऐसा कोई व्यवहार करे तो मुझे कैसा महसूस होगा। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमें कर्म के आधार पर हम लोगों को चलना है, हमें कर्म सुधारने, हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। और मैं जब से पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, मैं अपने विद्यार्थियों को एक ही बात कहता हूं, बेटा मेरी नजर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी बनते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतर बात है, पर अगर आप कोई व्यक्ति मुझे कभी कपड़ों की दुकान पे काम करता हो, मेरा स्टूडेंट मिल जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई उसमें दोहराए वाली बात नहीं, ठीक है। जीवन में पेट भरने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करते हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर कभी कोई व्यक्ति एक ऐसी मानसिकता रखे कि नहीं सर ये ऐसा है, ये वैसा है, या उसको बात करने की तरह बड़े बुजुर्ग खड़े हैं और वो नीचे आराम से बैठ करके हाँ देख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। उनके सम्मान होना चाहिए, मन में आदर होना चाहिए, बड़ों के प्रति, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो अगर आप में विनम्रता है, आप में प्रेम है, तो मतलब मेरा बेस्ट स्टूडेंटों में से एक हो। और ये नहीं और आप में एक घमंड में जी रहे हो कि नहीं साहब मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा, तो फिर शायद मेरी नज़र में एक बेहतर विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है। तो हमें क्रम के आधार पर काम करना चाहिए, किसी के उस आधार पर नहीं कि उसने कहाँ जन्म लिया है। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमें काम के आधार पर और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो किस समुदाय के हैं। हमारे दिमाग में, आपने क्लास 10 तक ऐसी बातें बहुत पढ़ी होगी, हमारे दिमाग में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि कुछ समुदायों की विशेष एक छवि बना रखी है, एक विशेष छवि बना रखी है, और ये ऐसे ही होंगे। और मैं रियलिटी बता रहा हूं, आज भी बहुत से लोगों का ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वाले की जाति जानने में ना बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, कैसे न कैसे करके वो क्या नाम है जी, नाम पूरा क्या है जी, कहाँ रहते हो, क्या हो। जब वो पूरी तरीके से उसको कहीं से नहीं मिल पाता ना, फिर वो एंडिंग कौन सी जाति से हो। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी एक बड़ी उत्सुकता रहती है जाति जानने की, कास्ट जानने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो कास्ट जानता है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, पर लोगों में बड़ी उत्सुकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंसान को उसके काम के, उसके कार्यकलापों के अनुसार जाना चाहिए। और याद करिएगा जो बात संत कबीर कहा करते थे कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करिए तलवार का, पड़ी रहन दीजिए म्यान, ठीक है। तो जो वैल्यू करनी है ना इंसान की, वो उसके काम से करना है, उसके ज्ञान से करनी है, उसकी जाति से मत करो। उसी प्रकार से जैसे कि मोल किसका है, तलवार का है, म्यान का नहीं। म्यान समझते हो जिसमें तलवार रखी जाती है। भाई
मोल तो तलवार है, इंपॉर्टेंट तो तलवार है, वो म्यान क्या है, वो तो कवर नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, रख लोगे। तो इसलिए ये जाति वाति ये तो ऊपर के कवर लगा दिए हम लोगों पे कि हाँ भैया मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, नहीं। मेन तो क्या, जो अंदर है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान की कदर करो, ये संत कबीर कहते हैं। तो काम के आधार पे, ज्ञान के आधार पे इंसान की सम्मान होना चाहिए, वो किस समुदाय से बिलोंग करता है इस आधार पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर भिन्न जातियों के लिए दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम करते हो या पिज्जा बांटने का, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर कोई दो अलग अलग जातियों के लोग कोई एक जैसा ही काम करते हैं, सेम काम, चाहे वो पत्थर तोड़ रहे हो या पिज्जा बांट रहे हो, तो उनको समान पारिश्रमिक मतलब एक सेम जो अमाउंट है पेमेंट का वो मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपए, दूसरे व्यक्ति को 75 रुपए सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो ये अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। अगर एक व्यक्ति को आप 100 रुपए दो, 100 रुपीज, और एक को 75 मतलब 75, ठीक है। काफी बच्चों को 75 समझ में भी नहीं आया होगा। हाँ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको 75 समझ में आ गया था क्या? ठीक है, तो 100 रुपए और एक को 100 रुपए दे और एक को 25 रुपए कम दे करके 75 रुपए दे, क्योंकि वो अलग अलग जाति के हैं, तो ये अनुचित होगा। उचित का मतलब क्या होता है, जो सही है, और अनुचित मतलब जो उचित नहीं है, और अन्यायपूर्ण होगा, जिसमें न्याय नहीं होगा। ये यहाँ पर इक्वलिटी लॉ की तस्वीर। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज्यादा वेतन मिलता है तो ये फर्क नाजायज और गलत है, और इसी प्रकार से पुरुष शिक्षक को ज्यादा दिया जाए और महिला शिक्षक को कम वेतन दिया जाए तो ये गलत है। ओके, तो ये यहां तक की बात आपको क्लियर करती है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, और व्यक्ति को काम के आधार पर जांचना चाहिए, ना कि उसके किसी वर्ग समुदाय के आधार पर। अगर सब एक जैसे हैं, भाई एक काम कर रहे हो तो आपको एक पेमेंट होगा, सब एक जैसे हैं तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार होना ही होना चाहिए। दूसरा है बच्चों समानुपातिक न्याय। बहरहाल समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है, तो समान बर्ताव वाला है जो है ये न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। बहुत सारे न्याय के सिद्धांत दे रखे हैं, और न्याय के बहुत सारे सिद्धांतों में एक सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। अब दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं समानुपातिक न्याय। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। अब देखिए, ये बात बड़ी डीपली गहराई वाली बात कही है। कहा गया कि अगर सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो तो कभी कभार हो सकता है कि वो अन्याय हो। कैसे सर, हाउ? अभी तक तो हम कह रहे थे कि सब एक जैसे व्यक्तियों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, परंतु अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय हो, इनजस्टिस हो। कैसे हो सकता है? देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज यहाँ पे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक्स और वाई। दोनों का काम है 8 घंटे की जॉब करना, और दोनों की जो सैलरी है वो 20-20 हजार रुपये। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर दोनों व्यक्ति 8-8 घंटे काम करते हैं और फिर भी मालिक किसी को 25 और किसी को 20 देता है, तो वो गलत है, वो अन्याय है। यहां पर समान व्यक्ति हैं, समान घंटों के लिए काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट भी सेम होना चाहिए। परंतु अगर मान लीजिए एक्स व्यक्ति जो है, एक्स व्यक्ति ने क्या करा, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करा, 12 घंटे तक काम करा, और ये 8 घंटे में जा रहा है, और फिर इसको जब अगर 25,000 बॉस दे रहा है तो ये अन्याय होगा क्या? ये न्याय है। और इसको बोले नहीं तूने 12 घंटे काम करा है तो भी तुझे 20,000 ही देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। इसने एक्स्ट्रा प्रयास लगाए हैं, इसने एक्स्ट्रा मेहनत करी है, एक्स्ट्रा मेहनत के बदले में उसको क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो अगर इसके 12 घंटे काम करने के बाद भी हम पहला वाला सिद्धांत अपनाते हैं और कहते हैं कि समान लोग हैं, एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों को सेम पेमेंट देना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? इसके साथ अन्याय हो जाएगा, वो इनजस्टिस हो जाएगा बेटा। तो ये समानुपातिक वाला जो न्याय है ना, ये कहता है कि जिस अनुपात में व्यक्ति मेहनत करता है, जिस अनुपात में व्यक्ति अपने प्रदर्शन दिखाता है, जिस अनुपात में व्यक्ति अपने एफर्ट्स लगाता है, उस अनुपात में उसको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर उस अनुपात में नहीं मिलता है तो फिर वो क्या होगा? अन्याय होगा, वो इनजस्टिस होगा। ठीक है, बात क्लियर? क्लियर? आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, आप बड़े हो जाओगे, आप भी जॉब करने जाओगे, आप खुद पे ये चीज लेकर के सोचिए कि अगर मैं कहीं पर 8 घंटे काम करता हूं और दूसरा व्यक्ति 4 घंटे काम करता है, उस 4 घंटे वाले को भी उतना ही दे रहे हैं जितना मुझे दे रहे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? यार ये तो गलत बात है, मैं भी काम भी तो ज्यादा करता हूं ना, तो मुझे ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। सही बात है ना? ऐसा आप आज ये सोच लो, जो सेम टू सेम आपने लिखा है और जो सेम टू सेम दूसरे ने लिखा है, अगर वहां पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 2 मार्क्स दे दिए, दूसरे को 4 दे दिए, तो वो तो अन्याय है, क्योंकि सेम लिखा है, सेम टू सेम उतनी लाइन सब कुछ उतना ही लिखा है, पर उसको 4 दिए और आपको 2 दिए, ये तो अन्याय है, क्योंकि समान है, सब कुछ समान है, इसलिए बराबर मिलनी चाहिए। पर मान लो दूसरे बच्चे ने
ग्राफ राफ बनाया, वक्र बनाया, ड्राइंग करके कुछ अच्छा सा करके दिखाया और फिर आपके मैम ने 1 नंबर काट लिया, उसको ज्यादा दे दिया, तो हाँ ये उचित है। अगर उसको नहीं दे तो फिर उस बच्चे के साथ अन्याय। तो अगर यहाँ पे सीधा सा समानुपातिक न्याय इतना सा कहता है कि अगर आप ज्यादा प्रयास लगाते हो ना तो आपको ज्यादा प्रयासों के बदले में ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब यह है जितना मेहनत करते हो उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो अन्याय हो जाएगा। ओके, ये न्याय की देवी को दर्शाया गया। मसलन अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? अब जैसे मान लो कि भैया आप इसका स्कूल का छोड़ो, एक बार अपन क्लास का ले लेते हैं। ये क्लास 11th और क्लास 11th में जैसे मान लीजिए मैं आपका पॉलिटी का टीचर हूं, मैंने क्लास में एक टेस्ट लिया, ठीक है, और टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं। पॉलिटी का टेस्ट मैंने 40-40 मार्क्स का टेस्ट दिया। अब जैसे मैंने बोला हाँ बच्चों आपका 40 मार्क्स का टेस्ट है, कल टेस्ट होगा। टेस्ट हुआ, टेस्ट होते ही मैंने भैया जिसने बच्चे ने कॉपी खाली छोड़ी उसको भी 40 में से 40, जिसको कॉपी पूरी भर करके दी उसको भी 40 में से 40, जिसने थोड़ा बहुत लिखा उसको भी 40 में से 40, सबको मैं पूरे में से पूरे नंबर दे दूं। तो जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी बेचारों ने पूरा रात भर जाकर के पढ़ा कि नहीं कल मनीष सर पॉलिटी का टेस्ट लेंगे, किसी भी हाल में पूरे में से पूरे लेकर के आने हैं। और जिस बच्चे ने मेहनत करी उसको अच्छा लगेगा क्या कि भाई जिसने खाली छोड़ी सर ने उसको भी पूरे दे दिए, जिसने 1-2 लाइनें लिखी उसको भी पूरे दे दिए, और मैंने इतनी मेहनत दे दी, मेरा फिर क्या मेहनत का क्या वैल्यू रह जाएगी? अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। आप क्या बोलोगे? सर गलत बात है, ये तो गलत बात है सर। जिसने जितना लिखा आप उस हिसाब से नंबर दो ना, क्योंकि लिखने का मतलब है उसने पढ़ा होगा, मेहनत करोगे, तो जिसने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से उसने कॉपी में लिखा, और कॉपी में जिस हिसाब से लिखा आप उस हिसाब से नंबर दीजिए। ये तो आप अन्याय कर रहे हैं कि जिन्होंने खाली कॉपी चढ़ी आप उनको भी पूरे में से पूरे, जिन्होंने अच्छे से लिख करके दिया उनको भी पूरे में से पूरे, तो अन्याय हो जाएगा ना, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। अब पर यह वहां पर पहला वाला सिद्धांत लगाए कि देखो बेटा तुम सभी एक क्लास के बच्चे हो, एक क्लास समान हो, समान लोगों के साथ समान बर्ताव, सबको मार्क्स बराबर दिए जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। यहां पर आपकी एफर्ट्स, आपके मेहनत के अनुसार आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा देखो बहुत से क्या है कि कभी कभार ऐसी चीजें हमें मन पर भी लग जाती है कि नहीं नहीं मैम आपने उसको तो 1 दिया है सर, उसको 2 दिए हैं, मुझे 1 दिया है। ऐसा बहुत सी बार होता है, आप स्कूल में जाते भी होंगे, करते भी होंगे। हम लोग तो मतलब ऐसा था कि मतलब 12th में तो बहुत विशेष था कि भैया कॉपी जब दिखाते थे क्वार्टरली की, हाफ ईयरली की, तो जित जाता था मैं तो टीचर से, तो मैम 1 नंबर क्यों काटा आपने मेरा, यहाँ पर 1 नंबर बढ़ाओ, ये गलत है मैम, ऐसा वैसा। पर इतना भी नहीं कि बिल्कुल हाई रियलिटी हो जाए। मैम या सर एक बार समझा देते थे तो बैठ जाया करते थे, ठीक है ना। तो पर सबको एक जैसे नंबर दे दे तो वो गलत है। जिसने मेहनत करी उनके लिए तो फिर मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कुछ टीचर्स ऐसे देखे बैठा मैंने वो उनका एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे स्कूल के ही टीचर हैं थे और केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे 11th-12th के बच्चों को, और मतलब बहुत आप कह सकते हैं ना एक बड़ी फैकल्टी होते हैं, वो बड़ी फैकल्टी थे, मतलब हमारे शहर की बड़ी फैकल्टी थे। 2 साल प्रयास करने के बाद तो वो स्कूल में आए हैं, इतना प्रयास उनके लिए किया गया था। और जब हम 11th-12th में थे तो 11th-12th की केमिस्ट्री को पढ़ाया करते थे। उनका मतलब मेरे साथी गण बताया करते थे जो साइंस स्ट्रीम के मेरे दोस्त थे, वो कहते थे बोले यार मनीष मतलब ऐसे कॉपी उठाते हैं सर 80 में से 35 लास्ट 45 एंड 10 बचे बस। मतलब अब वो उनका एक्सपीरियंस था या क्या था भगवान जाने, पर गजब का था यार। और फिर वो जब कॉपी खोल के बैठते भी थे ना, तो अगर किसी बच्चे कह दिया ना 40 ही हो तो गारंटी 40 से ऊपर नंबर चले जाए तो इतना गजब का एक्सपीरियंस उनका हुआ करता था। और उनके एक्सपीरियंस में एक ऐसा भी था कि हाँ भाई ये वाला वर्ड, ये वाली लाइन इस पेज नंबर पे, इस वाले पैराग्राफ में सेकंड वाली लाइन जो लिखी हुई है उसमें लास्ट वाला वर्ड बराबर लिखा हो, देखो लिखा हुआ या नहीं लिखा हो। गजब का यार एक्सपीरियंस, गजब के ही टैलेंट कहते हैं उसको। पेज नंबर ये वाला खोलो, इस वाले पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4th ये है, तो 4th में ये वाला जो लिखा हुआ ना यहाँ पे बेटा गलत है, इसको सुधार करो। अरे वाह यार गजब, बिना किताब देखे बिना ही मतलब ज्ञानी हो रहे हैं, मतलब ये कुछ टैलेंट होता है टीचरों में, और ऐसे टीचरों को सलाम भी है, टैलेंट, ठीक है। वो एक अलग मुद्दा है कि कॉपी ला करके एक बार नंबर बता देना, पर यूं गए हाँ भाई चलो सारी कॉपी आ गई, सारे बच्चों के आज पूरे में से पूरे, बात खत्म। जिसने खाली छोड़ी हो, अब जो बच्चे खाली छोड़ते होंगे उनका तो मजा हो जाता होगा, और बैंक बेंचर जिनको कहते हैं, अरे भाई मौज हो गए। ऐसा टीचर आज तक दुनिया में नहीं देखा। बहुत अच्छे हो सर आप, बहुत अच्छे हो, पर जिन्होंने मेहनत करी है उनके लिए साथ क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा।
यहाँ आप ज्यादा ये उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो उसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसार अंक दिए जाए। अब आप ज्यादा उचित क्या समझोगे कि भैया उत्तर पुस्तिकाएं जो आपने जिस किताब में जिस कॉपी में आंसर लिखे हैं उसकी गुणवत्ता उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, मतलब कितना लिखा है, कैसे लिखा है, इन आधारों पर क्या है आप उनको मार्क्स दो और उन्होंने बच्चों ने जो प्रयास लगाए उस प्रयासों के अनुसार आप अंक दें। इसलिए नहीं कि सब एक क्लास के बच्चे हैं, एक जैसा टेस्ट पेपर था तो सबको एक जैसे नंबर दे दी जाए, वो अन्याय हो जाएगा। दूसरे शब्दों में सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयासों के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना। देखो, एक हमने एक बराबरी की जो रेखा है ना वो तो खींच दी। बराबरी की रेखा क्या है कि आज आप क्लास 11th वालों का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, ये बराबरी है। सबका एक पेपर आएगा, ये बराबरी है। यहाँ भाई मैं अगर यहाँ पे मैं किसी के साथ ये भेदभाव करूं कि इस वाले बच्चे को तो इजी से क्वेश्चन दूं और आपको एक को डिफिकल्ट दूं, उसको और भी भयंकर डिफिकल्ट दूं, तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा ना, क्योंकि समान लोग हैं तो उनके साथ व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो अब पर यहाँ पे एक रेखा तो खींच दी, पर इस रेखा पर पहुंचने के बाद आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, कितने प्रयास लगाते हो, उस प्रयासों के अनुसार, उस प्रयास के पैमाने के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, उस हिसाब से आपको इनाम देना चाहिए, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए। आप अगर एग्जाम में हो और आपने एग्जाम में बेहतर प्रयास करके अच्छा लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। मतलब एक समान स्तर पर पहुंचने के बाद अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है तो उस मेहनत के लिए उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर अन्याय है बेटा। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूं तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्यायसंगत होगा। अब वैसे तो सब लोग ये मानते हैं कि समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, मतलब एक जैसा काम है तो सबको एक जैसा दाम मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे पुरुष महिला, दो जाति, दो वर्गों, कोई से भी लोग काम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं तो समान उनको पेमेंट मिलना चाहिए। और कुछ कामों के लिए क्या है, वांछित मेहनत, वांछित मतलब जो हम चाहते हैं, जितनी मेहनत हम चाहते हैं उतनी मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता होती है, कुछ टैलेंट की आवश्यकता होती है, कुछ कौशल की जरूरत हो सकती है, हो सकता है उसको काम को करने में कुछ संभावित खतरे भी हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उस व्यक्ति का पेमेंट या उस व्यक्ति की जो सुविधा है उसको पे हमें ध्यान देना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाए। अब आज मालिक ने बुलाया दो को कि आओ भाई, तो बोले ये काम है कौन करेगा, एक बोला नहीं नहीं सर मैं तो नहीं करूंगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, देखो इसमें ये खतरा है, वो खतरा है, अलाना फलाना ढीमका पता नहीं क्या क्या है, मैं तो नहीं करूंगा सर, मैं जा। एक व्यक्ति ने बोला सर मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। बोले ठीक है आप कर दोगे, बोले ये देखो ये आपको लग रहा नहीं है, हाँ, बोला सर कोई बात नहीं मैंने देख लिया। अब उस व्यक्ति ने वो काम कर दिया, अब उस व्यक्ति को वो काम करा है, तो मान लीजिए दोनों की सैलरी 20-20 हज़ार थी, मालिक ने बोला ये आपकी सैलरी लीजिए, सैलरी में गिना तो 30,000 आई, 10,000 एक्स्ट्रा। दूसरे वाले ने बोला जिसने मना कर, सर हम सेम काम करते हैं, आपने इसको 30 दिया मुझे 20 दिया। फिर मालिक उसको बोला इधर इधर ये खींच करके मारूंगा। दोनों को कैबिन में बुलाया था या नहीं बुलाया था तुमने, बोले मालिक बुलाया था। तो मैंने पूछा था वो एक्स्ट्रा वाला काम कौन करेगा कौन नहीं, बोले सर हाँ मालिक पूछा था। तो बोला मुझे पता नहीं था ना कि आप पैसे दोगे तो मैं भी कर देता ठीक है। तो अब उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी है, उसने खतरों को उठाया, तो भाई उसको एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना। अगर आप उसको नहीं दोगे एक्स्ट्रा तो फिर उस व्यक्ति के साथ अन्याय, फिर वो आगे से वो भी सोच लेगा भाई उतना ही काम करना है जितना बोला गया, एक्स्ट्रा काम नहीं करना, एक्स्ट्रा काम का कुछ भी नहीं देते, ठीक है। तो कुछ कामों में वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे, इनकी भी आवश्यकता होती है, तो उस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। बहुत सी बार जो कंपनियों के मालिक होते हैं ना, उन मालिकों को जो प्रॉफिट होता है तो बहुत से लोग कहते हैं अरे यार देखो मजदूरों के साथ तो ये ऐसा करते हैं, कर्मचारियों के साथ तो ये ऐसा करते हैं, और खुद इतना लाखों में करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं ये। अरे भाई जब उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को खड़ा करा होगा तो उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। आज अगर आपको सब कुछ जो है सेटअप के तौर पे मिल रहा है, सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, पर शुरुआती जो मेहनत होती है वो भी तो होती है। उन्होंने जो मालिक होते हैं किसी भी कंपनी, किसी फैक्ट्री, वो शुरुआती मेहनत करते हैं, वो शुरुआती मेहनत करते हैं। जैसे आज यहाँ की मैं बात करूँ लर्निंग शेयर की, निखिल सर एंड राहुल सर, आज हमें तो सब कुछ जमा जमाया मिला है, हमें तो बोर्ड भी आते हैं, बोर्ड आते हैं, ऑन करते हैं, रिकॉर्ड करके चले जाते हैं, पर उन्होंने तो बेचारों ने व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस रिकॉर्ड करके डाले, कैमरा बंद हो जाया करता था, 5-5, 10-10 बार 40-40, 45-45 मिनट की रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाया करती थी, वापस करते थे, फिर वापस करते थे,
और रात को 2 बजे तक निखिल सर सोया करते थे, फिर रात को जग करके फिर रिकॉर्डिंग किया करते थे। अब उन्होंने उस समय में शुरुआत में इस पूरे लन विषय को खड़ा करने में बहुत प्रयास निखिल सर, राहुल सर ने लगाया। तो आज उन्होंने वो जो प्रयास करे हैं, उस प्रयासों के कारण आज पूरा सेटअप खड़ा हुआ है। तो आज हमें तो पूरा का पूरा सेटअप मिला है, पर उन्होंने शुरुआत में बहुत मेहनत करी। तो मेहनत के अकॉर्डिंग व्यक्ति को मिलना चाहिए, यही समानुपातिक न्याय कहते हैं। अगर हम इन मानदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों के मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता। और अगर हम इन चीज़ों को देखें तो कुछ कामगार तबके, कुछ काम करने वाले तबके ऐसे हैं जिनको कि उनके अनुसार जैसा वो काम करते हैं उस अनुसार उनको पारिश्रमिक पेमेंट नहीं मिलता। उदाहरण के लिए खनिकों, कुशल कारीगरों अथवा पुलिसकर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में नियोजित हो। अब देखिए, कुछ कामगार तबके ऐसे हैं जैसे खनिक हो गए, मतलब जो खनिजों के लिए खनिजों को निकालने का काम कर रहे हैं, कोई कुशल कारीगर हो गया, पुलिसकर्मी हो गए, इनको उतना नहीं मिलता जितना कि इनको मिलना चाहिए। और मैं सच में देश की हर राज्य की पुलिस को सल्यूट करता हूँ। ठीक है, भारत की पुलिस पर लोग बहुत से आरोप लगाते हैं कि पुलिस ये करती है, वो करती है, पर मैं सच में उन लोगों की मेहनत और उन लोगों की ड्यूटी को सलाम करता हूँ भाई। कसम से उस एरिया में नेता आ जाए तो बेचारे पुलिस वाले पहले भागते हैं, किसी भी वर्ग की किसी भी चीज़ की रैली निकलेगी तो बेचारे पुलिस वाले पहले भागते हैं, कोई हिंसा हो जाए तो बेचारे पुलिस वालों की जान पर आ जाती है, कोई भी परेशानी हो जाए उन लोगों को भागना पड़ता है। दोपहर में भी खड़े हैं धूप में, बेचारे रात में आप लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, कितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल कर करके हम लोगों को वो बचाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम करना बनता है, उनकी बुराइयां ढूंढना नहीं कि वो ऐसा कर देते हैं, वो ऐसा कर देते हैं। देखिए, सम्मान करना बड़ा जरूरी है, हर व्यक्ति का सम्मान करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सम्मान करने से उसके मन में गजब का भाव पैदा होता है, फिर वो और भी मन लगा करके काम करता है। हमने क्या आदत बना रखी है, कोई व्यक्ति 100 में से 99 काम अच्छे करेगा, हम उसकी तारीफ नहीं करते, हम एक काम की बुराई करने बैठ जाते हैं। हमारे देश की पुलिस वालों को मैं सच में सलाम करता हूँ, मैं उनका एफर्ट्स जो है गजब के एफर्ट्स हैं। और कोरोना के समय में आप लोगों ने देखे उन लोगों के एफर्ट्स, आपने एफर्ट्स देखे हैं उस समय डॉक्टरों के, आपने एफर्ट्स देखे हैं पुलिसकर्मियों के, उस समय आपने एफर्ट्स देखे हैं देश के सफाई कर्मचारियों के, ठीक है, और उस समय एफर्ट्स आपने देखे हैं घर बैठे टीचरों के, ठीक है ना, जो कि घर पे बैठ करके, बाकी जो 3 जो मैंने बात करी, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये तो फिर भी घरों से बाहर निकल करके बीमारियों के बीच में जाकर करके वो आपकी रक्षा करने का काम कर रहे थे। पर टीचर्स भी जो है घर पे, स्कूल वालों ने बोल दिया कैसे भी वीडियो बना करके आप बच्चों तक पहुँचाओ, तो उन्होंने भी स्ट्रगल करा है। ठीक है ना, तो सम्मान सबका होना चाहिए और उनको उस काम के अनुसार पेमेंट भी होना चाहिए। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की जरूरत है। तो देखो, ये बात सही है कि समान बर्ताव होना चाहिए, परंतु अगर उस एक लाइन तक समान है, पर अगर उसके अलावा फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं तो फिर उसके लिए क्या है, समानुपातिक सिद्धांत हमें लागू करना पड़ेगा और दोनों में संतुलन बिठाने की जरूरत है। ठीक है, बैलेंस करने की हम लोगों को जरूरत होगी। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।